नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा का केंद्र है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जिन्हें आमतौर पर टीएमसी कहा जाता है। मामला पहुंच चुका है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की वो कार्रवाई जिसने राज्य और केंद्र की राजनीति को आमने सामने खड़ा कर दिया है। कहानी उस दिन से तेज होती है जब ईडी ने कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा। ये वही संस्था है जिसे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से जोड़ा जाता रहा है और जिसने टीएमसी के लिए चुनावी रणनीतियां तैयार की हैं। ईडी का दावा है कि ये कार्रवाई एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी थी, लेकिन जैसे ही ये छापा पड़ा, राजनीतिक पारा चढ़ गया। ईडी का आरोप है कि रेड के दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची और जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप हुआ। राज्य पुलिस और कोलकाता पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे। ईडी का कहना है कि उसकी वैधानिक कार्यवाही को रोका गया और जांच अधिकारियों के खिलाफ ही स्थानीय स्तर पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। इसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसे निष्पक्ष जांच करने दी जाए। अब यहां सवाल सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है। सवाल है कि क्या कोई राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई को इस तरह चुनौती दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पहले भी राज्य सरकार से जवाब मांगा था और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई थी। ये कदम अपने आप में संकेत देता है कि अदालत इस टकराव को हल्के में नहीं ले रही। टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील अदालत में दलील दे रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक समयबद्धता से प्रेरित थी। पार्टी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों से पहले इस तरह की रेड का उद्देश्य राजनीतिक दबाव बनाना था। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को कानून का मुद्दा बता रही है और कह रही है कि यदि जांच में बाधा डाली गई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका भी चर्चा में है। ईडी ने अदालत में ये तर्क दिया है कि यदि जांच में अवरोध पैदा किया गया तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं टीएमसी का कहना है कि मुख्यमंत्री का वहां जाना एक राजनीतिक दल की प्रमुख के रूप में था, न कि प्रशासनिक हस्तक्षेप के तौर पर। लेकिन अदालत में भावनाएं नहीं, तथ्य चलते हैं। सीसीटीवी फुटेज, पंचनामा रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ये सब अब न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या वास्तव में जांच में बाधा डाली गई या ये एक राजनीतिक नैरेटिव है। यदि अदालत को लगता है कि केंद्रीय एजेंसी के काम में व्यवधान हुआ तो इसका असर सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं रहेगा। ये फैसला भविष्य में राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के संबंधों की नई परिभाषा तय कर सकता है। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये मामला टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर का प्रतीक बन चुका है। ममता बनर्जी पहले भी केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। आज देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। क्या अदालत ईडी की दलीलों को पर्याप्त मानेगी? क्या ममता बनर्जी और उनकी सरकार को कानूनी राहत मिलेगी या फिर कोई ऐसा आदेश आएगा जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दे? लोकतंत्र में सबसे ऊपर संविधान है और संविधान की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर है। इसीलिए ये मामला सिर्फ ममता बनर्जी बनाम ईडी नहीं है, बल्कि संघीय ढांचे, जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और राज्यों के अधिकारों की परीक्षा है। दोस्तों, ये बहस अब सिर्फ अदालत की चार दीवारी तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये सीधे सीधे देश की राजनीति के केंद्र में आ चुकी है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही हैं, जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने कदम को पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है। सवाल यह है कि जब दो संवैधानिक इकाइयां, एक राज्य सरकार और एक केंद्रीय एजेंसी, आमने सामने खड़ी हो जाएं, तो संतुलन कैसे बने? अदालत में बहस के दौरान ईडी ने यह दलील दी कि उसकी कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत थी और उसके पास सर्च और सीजर का स्पष्ट अधिकार है। एजेंसी का कहना है कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के परिसर से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस एक बड़े वित्तीय नेटवर्क की कड़ियां जोड़ सकते थे। ईडी ने यह भी कहा कि जब टीम अपनी वैधानिक कार्यवाही कर रही थी, उसी समय राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बनाकर प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। दूसरी ओर टीएमसी की ओर से अदालत में यह तर्क रखा गया कि रेड का समय और तरीका संदिग्ध था। पार्टी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल पहले से गर्म है और इस तरह की कार्यवाही से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि राज्य सरकार पर कोई बड़ा आरोप है।
टीएमसी के वकीलों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का वहां जाना एक राजनीतिक दल की प्रमुख के तौर पर था, ताकि पार्टी से जुड़े लोगों का मनोबल बना रहे। लेकिन यहां एक बड़ा प्रश्न उठता है, यदि मुख्यमंत्री किसी जांच स्थल पर जाती हैं और उसके बाद केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर स्थानीय स्तर पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो क्या ये केवल राजनीतिक समर्थन है या संस्थागत टकराव? यही वो बिंदु है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गंभीरता दिखाई है। अदालत ने पहले ही संकेत दिया है कि केंद्रीय एजेंसियों के काम में व्यवधान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये मामला सीधे सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच वैचारिक संघर्ष का प्रतीक बन गया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा पद क्यों न रखता हो, जांच में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी राज्यों को अस्थिर करने के लिए कर रही है। इस पूरे प्रकरण में एक और नाम बार बार चर्चा में आ रहा है, प्रशांत किशोर, क्योंकि आईपैक को लंबे समय तक उनकी रणनीतिक सलाह से जोड़ा जाता रहा है। हालांकि इस मामले में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका क्या है, ये अदालत की सुनवाई और जांच पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना तय है कि चुनावी रणनीति और वित्तीय लेन देन के बीच की रेखा अब अदालत में खींची जा रही है। सवाल ये भी है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ये मान लेता है कि जांच में बाधा डाली गई, तो इसके कानूनी परिणाम क्या होंगे? क्या मुख्यमंत्री या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जा सकता है? यदि ऐसा होता है तो ये एक ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि इससे ये संदेश जाएगा कि कानून के सामने कोई भी पद बड़ा नहीं है। दूसरी ओर, यदि राज्य सरकार के तर्कों को स्वीकार किया जाता है तो ये भी एक बड़ा संदेश होगा कि संघीय ढांचे में राज्यों की स्वायत्तता सर्वोपरि है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है संस्थाओं की विश्वसनीयता। जब जनता ये देखती है कि राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसी के बीच खुला टकराव है, तो उसकी नज़र न्यायपालिका पर टिक जाती है। सुप्रीम कोर्ट का हर शब्द, हर टिप्पणी राजनीतिक विमर्श को नई दिशा दे सकती है। यही कारण है कि आज की सुनवाई को केवल एक केस नहीं, बल्कि एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। ममता बनर्जी पहले भी कई बार केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रही हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अदालत में भावनात्मक भाषण नहीं, बल्कि दस्तावेज और कानूनी प्रावधान चलते हैं। यही वो जगह है जहां हर आरोप और हर बचाव को प्रमाण के साथ पेश करना पड़ता है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या रुख अपनाता है। क्या वो स्वतंत्र एजेंसी से जांच की निगरानी का आदेश देगा? क्या वो राज्य पुलिस की भूमिका पर कोई सख्त टिप्पणी करेगा, या फिर वो दोनों पक्षों को संतुलित दिशा निर्देश देकर मामले को आगे बढ़ने देगा? देश की राजनीति में ये क्षण निर्णायक है, क्योंकि ये केवल पश्चिम बंगाल की सरकार की परीक्षा नहीं, बल्कि उस सिद्धांत की भी परीक्षा है कि भारत का संघीय ढांचा किस तरह संतुलन बनाए रखता है जब केंद्र और राज्य के बीच विश्वास कम होता है। तब अदालत ही वो मंच बनती है जहां अंतिम शब्द बोला जाता है। आने वाले दिनों में जो भी फैसला आएगा वो एक संदेश देगा, या तो ये कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और उन्हें रोकना असंभव है, या ये कि राज्यों के अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, लोकतंत्र में अंतिम जीत कानून की होती है, और कानून का अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। मैं जल्द ही लौटूंगा एक बड़े और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।